अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने सेलेक्ट किया है, वो है द डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस टॉपिक को एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन करना और आसान बनाकर एक्सप्लेन करना काफ़ी चैलेंजिंग था, और हमने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए इस टॉपिक को आसान ही बनाएं। और आप ही की आसानी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस टॉपिक को दो लेक्चर्स में डिवाइड करने का सोचा है। एक लेक्चर में हम आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की सारी बेसिक्स आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे, और उसके बाद एक लेक्चर इसकी ट्रीटमेंट पर हम अलग से देंगे। अच्छा जी, तो टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ इटसेल्फ क्या है। तो अगर मैं डायबिटीज़ की एक आपको बुकिश डेफिनेशन बताऊं, तो इट इज़ अ सिंड्रोम characterized by hyperglycemia due to relative और absolute deficiency of insulin। यानी आपके ब्लड में शुगर जो है, उसका ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और बढ़ता क्यों है, वजह क्या होती है कि या तो इंसुलिन बिल्कुल ही आपकी बॉडी बना ही नहीं रही होती, या फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रही है लेकिन आपके सेल्स के रिसेप्टर्स जो है उस इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, और वो इंसुलिन अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। So let's talk about the definition of diabetic retinopathy, which is a non-inflammatory disease of retina characterized by progressive dysfunction of retinal vasculature secondary to chronic hyperglycemia। यानी जब अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस होती है और पेशेंट का ब्लड शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादातर हाई रहता है, तो उसकी वजह से जो रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं वो अपना नॉर्मल काम करना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी साइंस हमें रेटिना पर मिलते हैं वो सब इसलिए मिलते हैं क्योंकि रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं वो अब एबनॉर्मल फंक्शन कर रही हैं, वो अब अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं। Okay, so let's talk about the risk factors of the diabetic retinopathy। कौन से पेशेंट हैं जिन जो के रिस्क पर हैं? सबसे पहले तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। जितनी पुरानी डायबिटीज होगी उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा रेटिनोपैथी का। अगर कोई बंदा 5 साल से डायबिटिक है तो उसमें 15% चांस है कि उसको रेटिनोपैथी हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को 10 साल से डायबिटीज है तो उसमें ये चांसेस 50% हैं। किसी को 15 साल से डायबिटीज है तो वो 60% चांसेस है कि उसको रेटिनोपैथी हो जाएगी। ये चांस बढ़ जाता है अप टू 70% अगर कोई 20 साल से डायबिटिक है, और 30 साल से अगर किसी को डायबिटीज है तो दिस चांस रेजेस अप टू 90%। तो ड्यूरेशन जो है डायबिटीज की वो इम्पॉर्टेंट है। फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अब ये जो हमने सारे आपको बातें बताई, ये जो आपको परसेंटेजेस बताए, ये अगर कोई कंट्रोल डायबिटीज है तो उनके लिए है, लेकिन अगर अनकंट्रोल डायबिटिक है कोई पेशेंट तो ये चांस उसमें और भी ज़्यादा फर्दर बढ़ जाएगा। फिर है हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन भी जो है आपकी ब्लड वेजल्स को अफेक्ट करती है और डायबिटीज भी ब्लड वेजल्स को अफेक्ट करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं, और जहाँ हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों मिल जाती हैं तो खतरा भी बढ़ जाता है। फिर ओबिसिटी, जो मोटे लोग हैं, मोटापा है जिनको, वो उनमें ज़्यादा जल्दी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रिस्क है। नेफ्रोपैथी, अगेन वही बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको रेटिनोपैथी हो जाती है तो फिर उनका सारा नेफ्रोलॉजिकल जो भी एग्जामिनेशन है, सारा उनका यूरिनरी ट्रैक्ट का और किडनीज का वो करवाना चाहिए, क्योंकि आपके किडनीज में भी बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, और जिन पेशेंट्स को रेटिनोपैथी हो जाती है तो उनको नेफ्रोपैथी भी हो चुकी होती है, और जिनको नेफ्रोपैथी हो जाती है उन्हें रेटिनोपैथी भी। तो ये रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी डायबिटिक पेशेंट्स में साथ साथ है। फिर हाइपरलिपिडीमिया, अब ये वही बात है, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी और हाइपरलिपिडीमिया और डायबिटीज ये सब आपस में मिले हुए हैं। एनीमिक जो पेशेंट्स हैं उनमें भी जल्दी हो जाती हैं। और स्मोकिंग, स्मोकिंग भी आपको पता है कि ब्लड वेजल्स पे अफेक्ट करती है, और स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑलमोस्ट एवरी डिजीज मैं समझती हूँ। तो स्मोकिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट।
Now moving to the more important things. तो जी बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। जैसा कि मैं पिछली स्लाइड पे आपको बता चुकी हूँ कि एक्चुअली ये रेटिना के वस्कुलेचर की एबनॉर्मेलिटी करवाता है। तो ये अफेक्ट करता है मेनली आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स को, जो कि सभी जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, और इनकी एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी के फीचर्स आपके रेटिना पर आते हैं। क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, आइए देखते हैं। तो जी डायबिटीज की वजह से माइक्रोवास्कुलर लीकेज होता है रेटिना पर। होता यह है कि जो कैपिलरीज हैं उनके पेरिसाइट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। पेरिसाइट्स जो है आर टाइप ऑफ सेल्स जो कि आपकी कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स को दे रैप अराउंड द एंडोथेलियल सेल्स एंड दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द blood and fluid, and they are actually important for the blood barriers. तो जब ये पेरिसाइट खत्म होना शुरू हो जाते हैं और एन्यूरिज्म बनना शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स में। एन्यूरिज्म कहते हैं हम एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स को। तो एन्यूरिज्म बन जाती है। फिर अब क्योंकि ये पेरिसाइट चले गए, इसकी वजह से फ्लूइड सिक्रीट होता है, रेटिना की लेयर्स में जाके जमा होता है और जाकर करवाता है रेटिनल एडिमा। फ्लूइड के साथ साथ आपके ब्लड के कुछ सेल्स भी निकलते हैं, वो भी लीकेज होते हैं, लीक होते हैं। और जो है उनमें से जो मैक्रोफेजेस हैं, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस, यानी ऐसे मैक्रोफेजेस जिन्होंने लिपिड को इनगल्फ किया हुआ, खाया हुआ है, वो भी जाके ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं एक्सुडेट्स। इसके अलावा कुछ छोटे हेमरेजेस, स्मॉल डॉट ब्लॉट हेमरेजेस या स्प्लिंटर हेमरेजेस भी इन एबनॉर्मल लीकी ब्लड वेसल्स में से हो जाते हैं। लीकेज के साथ साथ रेटिना में होती है माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन। ये क्यों होती है? बिकॉज देयर इज अ थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसकी कैपिलरी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, एंडोथीलियल डैमेज हो जाता है कैपिलरीज में, और जब एंडोथीलियल डैमेज होता है और साथ में सेल्स की और प्रोलिफरेशन होती है उसको ओवरकम करने के लिए, साथ साथ क्या होता है कि प्लेटिलेट्स आकर उस जगह पर जमा हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है, सबसे पहले आकर वहां पर प्लेटिलेट उस डैमेज्ड एरिया के ऊपर आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है फिर आरबीसीज आके वो भी जमा होके क्लम्पिंग हो जाती है, जिसको रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। अब क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, और जब इनमें आरबीसीज भी आके जमा हो गए और प्लेटिलेट्स भी आके जमा हो गए और एक क्लम्प बना लिया, तो उस जगह पर, उस पार्ट पर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। तो जिस भी पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाती है उसको हम कहते हैं इस्कीमिया। तो जब रेटिना का इस्कीमिया होता है वहां पर कॉटन वूल स्पॉट्स बनते हैं। कॉटन वूल स्पॉट्स आर द फ्लफी वाइटेंड एरिया इन द रेटिना ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज, जिन्हें हम इरमा भी कहते हैं, वही अगेन वही बात है कि जब एक जगह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म निकलता है और वहां से एक और ब्लड वेसल जाके दूसरी ब्लड वेसल से एक ब्रांच आके और उस जगह को ब्लड सप्लाई करने की कोशिश करती है। एंड नियोवास्कुलराइजेशन, जहां पर भी स्कीमिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो आपके ब्लड वेसल्स में से और आपके ब्लड में से वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं, और इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से वहां पर न्यूवस्कुलराइजेशन हो जाती है, नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। पर ये जो न्यूवस्कुलराइजेशन है, इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, दे आर एक्चुअली एबनॉर्मल, दे आर वेरी थिन वॉल्ड, वेरी फ्रेजाइल, वेरी लीकी। ठीक है, लीकेज होती है इनमें से हेमरेजेस होते हैं, दे आर वेरी फ्रेजाइल, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, हेमरेज करा देती हैं। और ये किस तरह होता है ये आगे हमने सारा वीडियो में आपको दिखाना है अभी। ठीक है जी, ओके जी। तो ये एक पिक्चर है जो कि मैंने सिर्फ इसलिए ली है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं जो चीज़ें जिनके मैंने अभी नाम लिए जिन चीज़ों के, वो कैसी नज़र आएंगी आपको। ये है रेटिनल एन्यूरिज्म्स। ठीक है, देख सकते हैं आप कि डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं। मैं ये चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप सेव करें, क्योंकि ना सिर्फ ये कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी में, बल्कि रेटिना की और भी जो भी डिजीजेज आप पढ़ते हैं उन सब में ही ये काम आने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट
जो चीज़ें नज़र आती हैं ऐसी, तो आप उनको डायग्नोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये एबनॉर्मली डायलेटेड ब्लड वेजल्स हैं, इन्हें हम एन्यूरिज्म कहते हैं। फिर ये जो वाइट फ्लफी कॉटन जैसे एरियाज हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स, और ये होते हैं इस्कीमिया की वजह से, जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है जी। फिर हम बात कर लेते हैं एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स की, न्यूरोवास्कुलराइजेशन की। यहाँ पे ये पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे डायग्राम में यहाँ भी इसको फोकस किया गया। ये देखिए, बहुत पतली पतली ब्लड वेजल्स का एक नेटवर्क है। ठीक है, और आप देख सकते हैं दे आर रियली क्राउडेड, एक नेटवर्क बना हुआ है बहुत पतली पतली ब्लड वेजल्स का, और ये ब्लड वेजल्स बहुत लीकी हैं और बहुत फ्रेजाइल है। आप न्यूरोवास्कुलराइजेशन को आप नॉर्मल ब्लड वेजल से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, आप इनके पॉइंट्स देखें। जो नॉर्मल ब्लड वेजल्स के एंड पॉइंट हैं, आप उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, दे गो वेरी ब्लंटली, आपको पता नहीं चलेगा कि ये वेजल कहाँ पर एंड हो रही है। लेकिन ये जो न्यूरोवास्कुलराइजेशन होती है, इन वेजल्स के जब आप एंड देखेंगे तो ये बिल्कुल पॉइंटेड एंड होते हैं, आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ ये वेजल खत्म हो गई है, तो दे हैव वेरी प्रोमिनेंट एंडिंग। इसके अलावा ये बहुत पतली होती हैं, ये छोटी छोटी होती हैं, ये नेटवर्क की फॉर्म में होती हैं, तो ये आपने देखी। अच्छा जी, फिर हम बात कर लेते हैं हेमरेजेस की। वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये जो हेमरेजेस पड़े हुए हैं, रेड कलर के ब्लड के स्पॉट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो हेमरेजेस आपको कुछ इस तरह नजर आते हैं। और जो बात हमने की थी लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस की, तो आप ये देख सकते हैं, ये डिस्क्रीट से हार्ड एक्सुडेट्स, येलो कलर के डिस्क्रीट बड़े बड़े जो है डिपॉजिट्स हैं, ये हैं हार्ड एक्सुडेट्स, और ये है लिपिड लेडन। क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं ऐसी जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं। मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और आसान बनाने के लिए इसको ब्रॉडली दो टर्म्स में क्लासीफाई किया है यहाँ पर, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस है न्यूरोवास्कुलराइजेशन का। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में न्यूरोवास्कुलराइजेशन होती है, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के सारे फीचर्स के साथ जब न्यूरोवास्कुलराइजेशन होना शुरू हो गई तो फिर वो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाएगी। तो बात कर लेते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की, जो हम कुछ फीचर्स पहले भी देख चुके हैं, अभी भी यहाँ थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटिक आई डिजीज में ये हमें मिलती है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो डायबिटिक होते हैं उन्हें एनपीडीआर या नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, बट दे आर अनअवेयर ऑफ दिस डिजीज। क्यों, और सिम्टम्स क्या क्या हैं या साइंस क्या क्या मिलते हैं हमें, माइक्रो एन्यूरिज्म्स मिलती हैं, हम पहले बता चुके हैं, एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स आपको मिलेंगी, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस मिलेंगे, जब ये ब्लड वेजल्स की एबनॉर्मल डायलिटेशन होगी तो वो लीकी भी होंगे, वहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स आपको मिल सकते हैं इस्कीमिया की वजह से, और लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस की डिपोजिशन, जिसको हम एक्सिडेशन या हार्ड एक्सिडेट्स कहते हैं। Proliferative diabetic retinopathy is the more advanced stage of the diabetic eye disease, और जब रेटिना में न्यूरोवास्कुलराइजेशन हो जाएगी, वी मार्क इट एज द प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। न्यू वेजल्स हैं, फ्रेजाइल होती हैं, ये विट्रस में ब्लीड करती हैं, हेमरेज करवा सकती हैं। फिर जब ये जो टिश्यू जो ये जो न्यूरोवास्कुलराइजेशन है, ये एक्चुअली इट इज़ अ फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू जो बन रहा है वहाँ पे, यानी उसमें वास्कुलर कंपोनेंट के साथ फाइब्रस कंपोनेंट भी है, और जब ये फाइब्रस कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये स्कार बनाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रेटिना के ऊपर ट्रैक्शन लगाता है और रेटिना को अपनी जगह से डिटैच कर देता है, और एडवांस स्टेजेस में आपको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट भी मिल सकती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फाइब्रोवास्कुलर स्कार। तो जी अर्ली स्टेजेस में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं भी हो सकता। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रिफ्रैक्टिव एरर, बार बार चश्मे का नंबर जो है मरीज का तब्दील होता रहता है। फ्लोटर्स होते हैं, फ्लोटर्स क्यों होते हैं कि कोई छोटी टाइनी ब्लड वेजल थी, उसने ब्लीड किया और विट्रस में थोड़ा बहुत कोई ब्लड आया, तो पेशेंट को अपनी आंख के आगे काले धब्बे चलते हुए नजर आएंगे,
उन्हें हम फ्लोटर्स कहते हैं। ब्लरिंग ऑफ विजन, जिसे धुंधलापन कहा जाता है। कैटरेक्ट, वैसे जो कैटरेक्ट सिनाइल कैटरेक्ट है वो 60 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में प्री सिनाइल कैटरेक्ट हो जाता है, यानी कम एज में भी उनको कैटरेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। इसके अलावा रैपिड विजन लॉस हो सकता है, एकदम से नजर चली जाएगी। कब? जबकि मैक्यूला इन्वॉल्व हो गया, मैक्यूलर एडीमा हो गया, या फिर जो है विट्रस हेमरेज आ गया, विट्रस हेमरेज हो गया, आंख के आगे ब्लड आया, एकदम से ब्लड आया विट्रस में और पेशेंट को नजर आना बंद हो गया। फिर जो है आपको नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइंस मिल सकते हैं, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइंस मिल सकते हैं, आपको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट मिल सकती है, और नियोवास्कुलर ग्लाकोमा भी मिल सकता है। इस नियोवास्कुलर ग्लाकोमा को प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर जब हम बात करेंगे अपने लेक्चर में तो आपको एक चीज ये माइंड में रहनी चाहिए। फिर इसकी डायग्नोसिस, इसको डायग्नोज आपने किस तरह करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हिस्ट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, आपका पेशेंट आएगा वो बताएगा मुझे डायबिटीज है, और हिस्ट्री के अलावा की मैं बात कर रही हूँ जो आपने करनी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है ये आगे सारा मैं आपको बताती जाऊंगी। इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड की कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आपने करवानी है, और इमेजिंग, इमेजिंग आंख की कौन कौन सी इमेजिंग टेक्निक्स हैं आपने जो करवानी है, जो कि आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये लेक्चर की जो सीरीज है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैंने अपनी जो ये टॉक है उसके लेवल को अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर ही रखा है, और मैं इसमें कोई बहुत हाई फाई या हाई लेवल की बात जो कि समझ में ना आए स्टूडेंट्स को, उसको थोड़ा मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो जी, सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन में है विजुअल एक्यूटी। सेंटर में आप देखिए विजुअल एक्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। ये जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला एग्जामिनेशन विजुअल एक्यूटी ही होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, एंड ये आपको हर पेशेंट का हर विजिट पर विजन चेक करना ही है। ठीक है जी। उसके बाद हमें पेशेंट का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जरूर चेक करना है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो ग्लाकोमा के भी रिस्क पर होते हैं, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर प्यूपिलरी एग्जामिनेशन आपने करना है, लाइट रिफ्लेक्सेस सारे चेक कर लेने हैं प्यूपिल के, क्योंकि डायबिटीज में प्यूपिलोपैथी न्यूरोपैथी की वजह से प्यूपिल की एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं। तो पहले आप प्यूपिल को एग्जामिन कर लीजिए, लाइट रिफ्लेक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंसेंशुअल सारे रिफ्लेक्सेस आप कर लीजिए, और उसके बाद फिर आपने प्यूपिल को डायलेट करना है। याद रखिए डायबिटिक पेशेंट्स में प्यूपिल जो है देर से डायलेट होती है बिकॉज ऑफ द न्यूरोपैथी एंड रिसेप्टर एबनॉर्मेलिटीज। तो प्यूपिल जो है वो थोड़ा टाइम लेती है डायलेट होने में, और एक बार जब प्यूपिल डायलेट हो गई देन वी विल डू द फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी हम डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कर सकते हैं, स्लिट लैम्प पर भी फंडस देख सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ आर 90 डायोप्टर लेंस और 78 डायोप्टर लेंस। ठीक है जी। तो ये था क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये आपको बहुत सारे अच्छे क्ल्यू दे सकता है। तो जी, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर ये जरूर आपने करवानी है। फिर हेमोग्लोबिन A1C, या जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन भी कहते हैं, ये आपने जरूर करवाना है। ये आपको अपने पेशेंट के पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड दे देगा कि उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल्ड रही है पिछले 3 महीने में या नहीं रही है। ठीक है जी। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपके पास आने से पहले पेशेंट अपनी दवा की डोज पूरी लेके आ रहा है, या इंजेक्शन अपना इंसुलिन का लगा रहा है, और बीच में कभी वो मिस करता रहता है अपने इंजेक्शन, तो हीमोग्लोबिन A1C से आपको वो सारा रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल जरूर करवा लीजिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि हाइपरलिपिडीमिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो जी, बात कर लेते हैं इमेजिंग टेक्निक्स की, कौन कौन सी ऐसी इमेजिंग मॉडलिटीज़ हैं जो डायबिटीज़ में हमें हेल्पफुल रहती हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे यूजफुल इन्वेस्टिगेशन जो कि है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी इज एक्चुअली अ टेक्निक जिससे आप रेटिना की लेयर्स को
देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। इसकी जितनी भी बेसिक्स हैं वो मेरे लेक्चर में ओसीटी फॉर बिगनर्स में मैंने इसी चैनल पे पब्लिश की हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा FFA विच इज़ फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राफी, इसमें हम क्या करते हैं कि फ्लोरेसेंट एक डाई है उसको इंजेक्ट करते हैं और फिर हम उस रेटिना की जो है वो एंजियोग्राफी करते हैं, फंडस कैमरास के ज़रिए कैप्चर करते हैं। इसमें इसके दो बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं। एक तो इससे हमें लीकेज का पता चलता है, दूसरा इससे हमें इस्कीमिया का पता चलता है। ठीक है, बाद औकात ऐसा होता है कि इस्कीमिक एरियाज जो है वो फंडोस्कोपी पे इग्नोर हो जाते हैं या नज़र नहीं आ पाते। तो FFA जो है वो इस्कीमिया को बहुत अच्छे तरीके से आपको विजुअलाइज करा सकता है। फिर है फंडस फोटोग्राफी। इट इज़ एक्चुअली फंडोस्कोपी ही है, लेकिन आप उसकी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड आप रखने के लिए तो फंडस की जो है वो पिक्चर्स लेके आप अपने पास सेव कर सकते हैं फॉर द रिकॉर्ड। जब FFA हम करते हैं तो उसमें भी हम फंडस की पिक्चर्स लेते हैं। पहले जो ऐसे ही जो हमें फंडस नज़र आ रहा होता है विदाउट एनी डाई, विदाउट एनी फिल्टर, हम डायरेक्टली पहले फंडस की पिक्चर्स लेते हैं, कलर्ड पिक्चर्स, और उसके बाद फिर हम उसकी एंजियोग्राफी करते हैं और फिर पिक्चर्स लेते हैं। फिर बात करते हैं बी स्कैन की। बी स्कैन तब किया जाता है जब हमारे पास हमें फंडस नज़र, जैसे कि फंडस विजुअलाइज ना हो रहा हो, जैसे कि अगर विट्रस हेमरेज हो गया है या कैटरेक्ट बहुत डेंस है और आपको जो है पीछे फंडस नज़र नहीं आ रहा है ऑप्थेल्मोस्कोपी से या फंडोस्कोपी से, और तो उसमें जो है फिर हम बी स्कैन करके तो हम कंफर्म करते हैं कि ये विट्रस हेमरेज इसमें है या नहीं है, और दूसरा ये कि रेटिना अपनी जगह पर है या नहीं और कहीं रेटिनल डिटैचमेंट तो नहीं होगी। तो बी स्कैन इज ऑल्सो यूजफुल टूल, इमेजिंग टूल फॉर टू डिटेक्ट द डिटैचमेंट एंड द विट्रस हेमरेज ऑल्सो। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा इसमें नहीं मैंने कुछ मटेरियल डाला है, क्योंकि इसका मैं एक अलग लेक्चर बना के आप ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जनरल जो लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, पहले उनकी हम बात कर लेते हैं। ग्लाइसीमिक कंट्रोल, आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए पेशेंट की, सिगरेट ना पिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, लिपिड कंट्रोल हो, एक्सरसाइज या एक्सरसाइज नहीं तो एटलीस्ट वॉक को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, और यही जो आपकी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इट इज़ एक्चुअली द की रोल और अर्ली स्टेजेस में जब हमारे पास NPDR के पेशेंट्स आते हैं और उसमें कोई ऐसा इंडिकेशन अगर जिन केसेस में हमारे पास ना हो लेज़र की या दूसरी किसी ट्रीटमेंट की, तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसका बहुत अच्छा रोल है। फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? लेज़र्स हम करते हैं। लेज़र में हम करते हैं रेटिनल फोटोकोगुलेशन। ये डिपेंड करता है कि कितने एरिया में इस्कीमिया है और कितने एरिया में लीकेज है, तो उस इस्कीमिक एरिया को लेज़र से हम बर्न कर देते हैं। जब वो एरिया बर्न हो जाता है तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है रेटिना पे, और जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है तो नियोवास्कुलराइजेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इंट्राविट्रियल एंटी वेजेफ, जिसको हम वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के जो है एंटागोनिस्ट जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं, आंख के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, और वो इन ग्रोथ फैक्टर्स को रोकते हैं जो कि स्कीमिया की वजह से सीक्रेट हो रहे हैं, और जब ये ग्रोथ फैक्टर्स रुकते हैं तो न्यूरोवास्कुलराइजेशन कम हो जाती है। न्यूरोवास्कुलराइजेशन कम होती है तो एक तो नंबर वन हेमरेज के चांसेस नहीं रहते, हेमरेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर टू, जब लीकेज नहीं होगा, न्यूरोवास्कुलराइजेशन नहीं होगी तो फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू भी नहीं बनेगा, और फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट भी नहीं होगी। फिर आते हैं सर्जिकल ऑप्शन। सर्जिकल ऑप्शन आप तब करते हैं अप्रोच जब आपके पेशेंट को या तो रेटिनल डिटैचमेंट हो गई हो या इतना विट्रस हेमरेज है और अनरिजॉल्विंग विट्रस हेमरेज है जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो देन वी गो फॉर द विट्रेक्टमी और रेटिनल डिटैचमेंट की जो सर्जरी है वो इसमें की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस की। डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं, दो इम्पॉर्टेंट हैं और वो मैं आपको बता रही हूँ, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, और उनको भी मैंने बहुत आसान बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो चलिए तो जी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। ये क्लासिफिकेशन लिटिल बिट इजी है और ये जो दूसरी क्लासिफिकेशन है उनसे मिलती जुलती है। जो एक हमारे पास आजकल हाईली एप्लीकेबल है आजकल, ETDRS क्लासिफिकेशन, जो कि है अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी क्लासिफिकेशन।
वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ये उससे थोड़ी मिलती जुलती है। ETDRS क्लासिफिकेशन मैं आपको ट्रीटमेंट वाले लेक्चर के साथ एक्सप्लेन करूंगी। अभी इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्मल फंडस है, ठीक है। फिर ये सेकंड पे हमारे पास जो है वो मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। इसमें कुछ और भी बताया गया है कि माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म्स प्रेजेंट होंगे। एन्यूरिज्म्स कैसे नजर आते हैं वो मैं आपको पिछली स्लाइड पर दिखा चुकी हूँ। एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल आपको सिर्फ मिलेगी माइल्ड में। मॉडरेट में क्या होगा कि माइक्रो एन्यूरिज्म के साथ तो आपको हार्ड एक्सीडेंट्स और हेमरेजेस भी मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगी। ये जो येलो कलर की डिस्क्रीट हैं, these are the exudates। ये फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस, डॉट हेमरेजेस एंड ये ब्लॉट हेमरेजेस, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो येलो डिस्क्रीट डिपॉजिट्स हैं, दीज आर द हार्ड एक्सुडेट्स। ये जो एक इलोंगेटेड सा हेमरेज है, दिस इज द स्प्लिंटर हेमरेज या फ्लेम शेप्ड हेमरेज। ये जो एक बिल्कुल डॉट की तरह पड़ा है, दिस इज द डॉट हेमरेज। और ये जो थोड़ा फैला हुआ है, दिस इज द ब्लॉट हेमरेज। ब्लॉट हेमरेज आपको ऐसा नजर आएगा, कभी न्यूज़पेपर पे आप इंक पेन की जो निब है या पॉइंटर पेन की जो निब है उसको टच करके देखिए इंक किस तरह फैलेगी। तो उसी तरीके की इंक के पैटर्न पे फैला हुआ जो हेमरेज होता है उसे हम ब्लॉट हेमरेज कहते हैं। फिर अगेन यहाँ हम देखते हैं तीसरे नंबर पे है हमारे पास सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसको डायग्नोज करने का क्राइटेरिया ये है कि रेटिना के चारों क्वाड्रेंट्स में आपको हेमरेजेस मिले, एटलीस्ट 2 क्वाड्रेंट्स में वेनस ब्लीडिंग आपको मिले, या एक क्वाड्रेंट, एक या एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में आपको इरमा मिले। इरमा इज द इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लड वेसल बनती हैं। इसको हम कहते हैं 4-to-1 रूल, यानी 4 क्वाड्रेंट में हेमरेजेस, 2 क्वाड्रेंट में ब्लीडिंग। और फिर एक है जी कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन डायबिटिक रेटिनो। तो सबसे पहले इसका स्टेज है नन, यानी विदाउट एनी डायबिटिक रेटिनोपैथी, बिल्कुल नॉर्मल फंडस के साथ डायबिटिक पेशेंट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आती है बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में माइक्रो एन्यूरिज्म्स के साथ रेटिनल हेमरेजेस होते हैं, वही डॉट ब्लॉट और स्प्लिंटर हेमरेजेस। इसके अलावा हार्ड एक्सीडेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्री प्रोलिफरेटिव की। प्री प्रोलिफरेटिव जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसमें आपको वेनस ब्लीडिंग मिलती है, इरमा मिलते हैं, डीप हेमरेजेस मिलते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स मिलते हैं। फिर आती है प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, जिसमें आपको पता है कि न्यू ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगी डिस्क पर भी या और रेटिना पे कहीं भी। आपको विट्रस हेमरेज भी मिल सकता है, आपको ट्रैक्शनल डिटैचमेंट भी मिल सकती है, फाइब्रोसिस भी मिल सकती है। फिर स्टेज आएगा आता है मैक्यूलोपैथी, जिसमें मैक्यूलर एडीमा, और इस मैक्यूलर एडीमा की जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ETDRS डेफिनेशन, इसे हम कहते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडीमा, जिसमें एक्सीडेंट हो विद इन 1 डिस्क डायमीटर ऑफ द फोविया। फोविया से एक डिस्क डायमीटर, एक डिस्क डायमीटर होता है इज अबाउट 1.5 माइक्रोन। तो 1.5 माइक्रोन के अंदर अंदर आपको एक्सीडेंट मिलेगा, या सर्सिनेट पैटर्न मिलेगा आपको एक्सीडेंट्स का, एक रिंग बनी हुई होगी येलो कलर के एक्सीडेंट्स, ठीक है। कोई माइक्रो एन्यूरिज्म या हेमरेज अगेन 1 डिस्क डायमीटर ऑफ द फोविया पे आपको मिल सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फोटोकोगुलेशन अगेन मैं आपको चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि फोटोकोगुलेशन वही जो मैंने बात किया आपसे, लेजर के जरिए हम रेटिना को कोगुलेट करते हैं, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड कम करते हैं। अगर आप किसी एक एरिया को वेल डिफाइंड एरिया को करते हैं तो दिस इज द फोकल फोटोकोगुलेशन। एक मैक्यूलर ग्रिड होती है जो कि आपने ज्यादा एरिया जिसमें आपने कवर करना होता है पेरिफेरली, और एक होती है PRP, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, जिसमें मैक्यूला को छोड़कर सारा जितना भी पेरिफेरी का आपका रेटिना है उसको आप कोगुलेट कर। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की इस लेक्चर को आप लोगों के लिए बहुत आसान बनाने के लिए, और कि आप लोगों को ये समझ में आए।
तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कोई भी आपकी क्यूरीज है, आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जो हम आपको बताएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैंने अपना यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप मेरे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स में आप आके मुझे बता सकते हैं कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट को कवर करूंगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई टॉपिक जो मुश्किल लगते हैं, जो नहीं समझ में आ रहे, तो आप हमें बता सकते हैं, जिनके ऊपर ज़रूर हम आपको हेल्प आउट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।